कठपुतली दिल छू लेने वाली कहानी। मिताली की शादी को 2 साल हो गए थे और आज तक वो ससुराल में एक पल भी सुकून से नहीं रह पाई थी। घर में सास ससुर के साथ ननद और देवर भी उससे उखड़े हुए रहते थे। वो कोई भी काम करती तो सब उसमें टोका टोकी करते थे और ताने दिया करते थे। मिताली की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। शादी के पहले वो काफी चंचल स्वभाव की थी। कोई भी काम मन होता तो करती थी, वरना नहीं करती थी। उसे किसी की बात नहीं माननी होती थी। कोई भी चीज या बात के लिए वो बहस कर लेती थी। अपने पापा और भैया की वो तो लाडली थी। मिताली की मम्मी अक्सर समझाया करती थी, तुझे अगले घर जाना है तो ऐसा स्वभाव ठीक नहीं है। हमेशा सामने वाले की भी बात माना कर और हर बात में बहस करना छोड़ दे, वरना दुख पाएगी। ये तो हम लोग हैं जो सहन कर लेते हैं, पर ससुराल वाले तो एक की 4 सुनाएंगे। अपनी मम्मी की बात को वो हवा में घुमा देती थी। मम्मी, आप फालतू परेशान होती हो। आपकी बेटी शेरनी है, किसी से डरेगी नहीं। शादी के बाद सब उल्टा हो गया। मिताली को ऐसा परिवार मिला जहाँ बहू को हर तरफ से दबा कर रखा जाता था। जहाँ बहू मतलब एक कठपुतली जो सबके इशारों पर नाचती रहे और उफ तक भी ना करे। बहू मतलब सुबह से शाम तक काम करने वाली, जो कभी थके नहीं और कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर सकती है। आज शादी को 2 साल हो गए। मिताली के चेहरे से हंसी ही गायब हो गई थी। वो इस जीवन को जीने की आदी हो गई थी। उसकी सारी मुस्कुराहट और अल्हड़पन जा चुका था। घर में जब से वो आई थी, सारे काम का बोझ उस पर डाल दिया गया था। किसी को कुछ भी काम होता था तो सब उसी को ही आवाज लगाते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक की हर जिम्मेदारी वो निभाती थी। उसकी सास के अनुसार बहुओं को आराम की जगह बस काम और काम ही करना चाहिए। बहुएं काम करती ही अच्छी लगती हैं। वो सुबह के नाश्ते में भी 2 वैरायटी बनाती थी। किसी को पोहा पसंद होता है तो किसी को उपमा। देवर को प्रोटीन शेक पीना होता है तो ननद को ग्रीन टी चाहिए। सासू जी को अदरक वाली मीठी कड़क चाय चाहिए। सास को फीकी चाय चाहिए और पति का तो और भी बुरा व्यवहार था। वो हर बात के लिए उस पर गुस्सा कर देता था। सबके सामने चिल्लाकर बात करता था। जरा सा कोई काम छूट जाए, कोई सफाई बाकी रह जाए तो वो 10 बातें सुना देता था। कमरे की चादर ढंग से बिछी नहीं है, गीला तौलिया सुखाया क्यों नहीं, शर्ट पर प्रेस नहीं है, सिलवटे हैं, रुमाल ढंग से नहीं समेटा है, मोजे नहीं मिल रहे हैं, कार की चाबी कहाँ रख दी, पानी की बोतल ठंडी नहीं है, ऑफिस के टिफिन में वैरायटी नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर वो सबके सामने चिल्ला पड़ता था। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही धरा रहता था। गुस्से में वो मिताली को ऐसी डांट लगाता था कि वो सहमी और डरी रहने लगी थी। वो हर काम डर कर करती थी, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। अपने पापा की शेरनी ससुराल आते ही डर कर रहने लगी थी। घर में उसका पति ही नहीं, उसके ससुर जी और सास का गुस्सा बड़ा ही तेज था। वो भी छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर देते थे। शुरू में उसने कुछ कहने की कोशिश की, अपनी गलती ना होने पर सफाई देनी चाहिए, तो उसे डांट कर चुप करा दिया गया। इस घर में बहू को कुछ बोलने का हक नहीं है, चुपचाप सुन और अपना काम करा कर। एक दिन वो रसोई में दूध गर्म कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उसने अपने देवर को दरवाज़ा खोलने को कहा तो वो गुस्सा हो गया। क्या भाभी, मैं आपको कोई आपका नौकर हूँ जो मुझ पर हुक्म झाड़ रहे हो? खुद ही दरवाज़ा खोल दो। मिताली दरवाज़ा खोलने गई और हड़बड़ी में गैस धीमी करना भूल गई। रसोई में दूध फैल चुका था। उसे देखकर उसकी सास चिल्लाने लगी, तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि गैस पर दूध रखा हो तो गैस धीमी कर देते हैं? अब इतने महंगे भाव का दूध तेरे मायके से तो नहीं आया है, इसके पैसे तू भरेगी क्या? मिताली की आंखें भर आईं। वो पलटकर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पापा दिल के मरीज थे। मम्मी पहले ही परेशान रहती थी, उनसे अपनी क्या कहती। बड़े भैया की नौकरी भी छूट गई थी तो उनसे भी कुछ कहना बेकार ही था। मायके का इतना तनाव, उस पर ससुराल वालों के ताने,
मिताली की जिंदगी ही बदल गई थी। अब वो डरी सहमी चुप रहने लगी थी। हर बात में हामी भरना उसकी आदत हो चुकी थी। एक दिन वो अपनी ननद का कुर्ता प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई थी तो वो दौड़कर पड़ी। प्रेस जल्दबाजी में रख कर गई थी तो बैलेंस बिगड़ा और प्रेस गिर गई। उसकी ननद का कुर्ता जल गया था। उस बात को लेकर उसकी ननद ने भी बहुत सुनाया। भाभी, ये कुर्ता मेरा फेवरेट था, आपके मायके से नहीं आया था। आपने तो जानबूझकर जलाकर मन की भड़ास निकाल ली, पर मेरा तो नुकसान हो गया। ये सुनकर वो भी बोल पड़ी, दीक्षा, सब कुछ अचानक से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मिताली ने सफाई देनी चाहिए, पर दीक्षा भड़क गई। मम्मी, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे फालतू में उलझ रही है, मैं तो इनके मुंह नहीं लग रही हूँ। अब गलती करी है तो मान क्यों नहीं लेती। मिताली से जबरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई। ऐसे माहौल में उसका दम घुट रहा था, उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ससुराल में ही आसरा था और मायके वापस जा नहीं सकती थी। कुछ महीनों बाद उसके देवर की शादी तय हो गई, जिसकी सारी जिम्मेदारी मिताली पर ही आ गई थी। घर के साथ उसे बाहर के लिए भी शॉपिंग करनी होती थी। इतने सारे काम होते थे, वो थककर चूर हो जाती थी। रात को देर से सोती थी और सुबह जल्दी उठना होता था। उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी थी। पूरी शादी में वो चाहे चेहरे पर मेकअप लगाए घूमती रहे, पर उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। घर में छोटी बहू गीत आ गई थी। गीत मुंह फटती और बराबर जवाब दे देती थी। मतलब वो ससुराल वालों का बेवजह का गुस्सा सहन नहीं करती थी। एक दिन वो भी रसोई में आटा गूंद रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो ससुर जी चिल्लाते हुए आए, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, ये क्या तरीका है। पापा जी, बड़ी भाभी तो पूजा कर रही हैं, मम्मी जी मंदिर गई हैं, ये नहा रहे हैं और जेठ जी सब्जी लेने गए हैं। बस दीक्षा दीदी ही फ्री है, वो टीवी देख रही हैं। वो तो दरवाज़ा खोल सकती थी, दरवाजे के पास भी बैठी हैं। उसका जवाब सुनते ही ससुर जी सकपका गए और दरवाज़ा खोलने चले गए। सामने सासू माँ थी। इतनी देर क्यों लगा दी, मुझे भूख लग रही है। बहुओं ने कुछ बनाया या नहीं, या हमें भूखा ही रखेंगी। तभी पूजा खत्म करके मिताली आती है। मम्मी जी सब तैयार है, आप बैठिए। वो रसोई में गई तो देखा अब तक केवल आटा ही गूंथा है। तो उसने गीत से पूछा, सब्जी नहीं बनी। तो वो भी बोली, भैया सब्जी लेने गए हैं, अभी समय लगेगा। तभी उनकी बातें सासू जी सुन लेती हैं। अब तुम दोनों आपस में बातों की खिचड़ी पकाती रहोगी या मुझे भी कुछ खिलाओगी। और ये क्या, अभी तक सब्जी भी नहीं बनी। और वो गीत को सुनाने लगी तो गीत ने भी पलट कर जवाब दिया, मम्मी जी घर में सब्जी नहीं थी तो बनाई नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। जब मेरी गलती नहीं है तो मैं डांट क्यों खाऊं। सासू जी टका सा जवाब सुनकर चुप हो गई और आगे कुछ न कह सकी। तभी मुकेश घर पर सब्जी लेकर आ गए। मिताली ने जल्दी से सब्जी बनाई और खाना खिलाया। शाम को बालकनी में दोनों बैठकर चाय पी रही थी तो मिताली ने कहा, तुम ये सब कैसे कर लेती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। इस तरह से तो ये तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मायके वालों से कर देंगे। बहुओं का इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता है। क्या हुआ जो हम थोड़ी डांट खा ले दें, घर का माहौल तो शांत बना रहेगा। ये सुनकर गीत बोली, मिताली भाभी, आप भी इन लोगों का पक्ष ले रहे हो जिन्होंने आपको इतने कष्ट दिए हैं, और हम बेवजह डांट क्यों खा लें जब हमने गलती की ही नहीं। गलती होती तो मैं 10 बार माफ़ी मांग लेती, पर जब गलती हमारी है ही नहीं तो क्या हम बंधुआ मजदूरी करते हैं तो बिना बात के डांट खा लें। भाभी जो सहता है उसी को सब दबाते हैं, सुनाते हैं। हम घर की बहुएं हैं, इस घर के सुख दुख की बराबर की हिस्सेदार हैं, तो हम बिना बात के गुस्से को क्यों सहन करें। माना बहुओं को सहना चाहिए, पर वो सहना चाहिए जो वास्तविक में सहने लायक हो।
हमारी गलती होगी तो हम 10 बार सहेंगे, वरना विरोध करेंगे और अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को रोन देंगे। गीत, तुम तो शेरनी हो। पहले मैं भी तुम्हारे जैसी थी, पर ससुराल आकर मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई। कभी अपने विरुद्ध उठ रही गलत आवाज़ों को रोक नहीं पाई। हाँ भाभी, आपने बहुत जल्दी ही हार मान ली। आपने अब तक बहुत सहा, पर अब मत सहो। अपने खिलाफ बोलने वालों के विरुद्ध तो आपको खुद ही खड़ा होना होगा। इसमें मैं आपकी छोटी बहन बनकर हिम्मत दे सकती हूँ। अब मिताली में हौसला आ गया था, क्योंकि ससुराल में कोई तो था जो उसका साथ दे रहा था। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। मिताली की मम्मी घबराते हुए बोलती हैं कि तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, तो तू घर के पास वाले चौराहे पर जो अस्पताल है उसमें तुरंत आ जा। मिताली सन्न रह गई, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो तुरंत अपना बैग जमा लेती है, फिर घर से निकलने लगती है। सासू जी रोक देती हैं। बहू, कहाँ जा रही है? तेरे जाने से तेरे मरते हुए पापा बच तो नहीं जाएंगे, और फिर तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इतने लोगों का खाना भी बनाना है, और आज दीक्षा की कुछ सहेलियां भी खाने पर आ रही हैं, तो तू कहीं नहीं जा सकती है। ये मेरा आदेश है। मिताली एक बार को रुक जाती है, फिर उसे सामने गीत खड़ी दिखती है तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। मम्मी जी, आज आप मुझे नहीं रोक सकती। उधर अस्पताल में मेरे पापा बीमार पड़े हैं और आपको घर के कामों की पड़ी है। आज तक आपकी हर बात मानी, पर आज नहीं रुकूंगी। कल को पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं पापा से मिलने और उनकी देखभाल करने जरूर जाऊंगी। फिर घर को गीत संभाल लेगी। गीत नहीं भी होती तो आप बना सकती हैं। मुझे तो अपने पापा से मिलने जाना है। बहू, मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर घर में दोबारा कदम मत रखना, सासू जी बोली। मम्मी जी, मेरे इतने से दिन जाने से आपको खाना बनाना भारी लगने लगा है, तो आप मेरे हमेशा चले जाने को तो सहन नहीं कर पाएंगे। अब आप पूरे परिवार समेत मुझ पर निर्भर हो गई हो, तो ये धमकी रहने दीजिए। पापा के ठीक होते ही वापस आ जाऊंगी, तब तक गीत घर संभाल लेगी। दोनों की बहस सुनकर दीक्षा कमरे से बाहर आ जाती है। भाभी, ये क्या नाटक लगा रखा है? मम्मी जब मना कर रही हैं तो मत जाओ। आपको मम्मी की हर बात माननी चाहिए। दीक्षा दीदी, कल को आपकी भी शादी होगी। आप भी शादी करके दूसरे घर चले जाओगे, तो आप क्या अपने बीमार मम्मी पापा से मिलने नहीं जाओगी? आपकी सास आपको रोकेगी, आप तुरंत मान जाओगी। क्या आपका दिल अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए दुखी नहीं होगा? ये सुनते ही दीक्षा कुछ न कह सकी। गीत ने हिम्मत दी थी तो आज मिताली सबसे बराबर की बहसबाजी पा रही थी। तभी वो मुकेश के ऑफिस फ़ोन लगाती है, पर वो बिजी होता है। इतने में ससुर जी कार की चाबी लेकर आते हैं। अपनी बेटी दीक्षा के सर पर प्यार भरा हाथ फेरते हैं और मिताली से कहते हैं, बहू, तूने आज मेरी भी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलता हूँ। कहाँ बस और ऑटो में धक्के खाओगी? मैं कार से तुम्हें समय पर पहुँचा दूँगा। सासू जी भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप होकर स्वीकृति दे रही थी। अपने सास ससुर में आए सकारात्मक बदलाव को देखकर मिताली खुद हैरान थी, और दूर खड़ी देवरानी को उसने आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से ही आज घर में ये चमत्कार हुआ था। एक देवरानी ने बहन बनकर जेठानी का जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, ससुराल में रहना हो तो हर गलत को सहन करना ज़रूरी नहीं है। हमेशा अपने लिए बोलें, अपने लिए कहना सीखें। गीत ने हिम्मत दी तो मिताली ने अपनी बात रखी और वो मायके चली गई। बहुएं घर की सदस्य होती हैं, कठपुतली या नौकरानी नहीं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।